सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी बुआ स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और सभी श्रोताओं की ओर से भाई मंजरी बिटिया का धन्यवाद कि इतनी गर्मजोशी से इन्होंने स्वागत किया। वैसे तो मौसम में गर्मी है लेकिन फिर भी हमारे जो स्वागत की बात है उसमें पूरी ऊर्जा बनी ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना? जी बिल्कुल। मतलब ठीक से अच्छे से खाइए पीजिए, मन नहीं लग रहा हो तो कहीं घूमने चले जाइए। क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम सापुतारा हिल स्टेशन जा रहे हैं। क्या बात है? सबको घुमाएंगे, वहाँ की बातें करेंगे। और बुआ इसी के साथ साथ छुट्टी का सदुपयोग ये कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, इस बारे में भी मुश्किल बात काम करेंगे। है वैसे। छुट्टी तो देखो आराम के लिए होती है। अब तुम कहोगे उसमें भी सदुपयोग करो उसका, तो फिर क्या फायदा छुट्टी तभी का? तो मजा है कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या वाकई में आपका छुट्टी का सदुपयोग होगा भी या नहीं होगा। हाँ। है ना? इसके बारे में भी तो पता चलेगा। हमारे जो सभी सुन रहे हैं श्रोता सखियां वगैरह, तो सभी संदेश के माध्यम से बता ही रहे हैं और आगे भी बताएंगे। है ना? जैसे जैसे उनके दिमाग में आइडिया आते जाएंगे। नहीं, आइडिया के साथ साथ जो उनकी यादें हैं जैसे उन्होंने किया है वो भी साझा करिए आप। जो आपने किया है व्यवहारिक रूप में उसको भी बताइए। हो सकता है किसी और को आइडिया मिल जाए उससे, है ना? क्योंकि भाई जो है तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, है ना? क्योंकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती गड़बड़ी की। गड़बड़ी जो होगी वो आप कर चुके होंगे और उससे आपको सबक भी मिल चुका होगा। उससे हम लोग कुछ सीख भी सकते हैं। तो छुट्टी का सदुपयोग कर लेंगे। लेकिन इस समय का सदुपयोग करने के लिए हम बता दें कि वो दिन याद करो में हम अंताक्षरी की बात करेंगे, जिसे अंत्याक्षरी भी कहते हैं। यानी कि जो हम अक्षर अंत में आता है उससे अगला गाना कविता जो भी हम रखते हैं नियम उस हिसाब से शुरू होता है। और हमारे साथियों ने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी कि भाई घूमने जा रहे हैं वो भी अंताक्षरी के साथ। तो क्या बात है? अच्छी बात है। पर्यटन का दिन है इसीलिए तो अंताक्षरी रखा है कि खेलते खेलते आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और बुआ आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी तकनीकी से जुड़ा हुआ दिवस है। तो ढेर सारी बधाई देते हैं अपने सभी साथियों को, क्योंकि तकनीक ऐसी चीज है, प्रौद्योगिकी ऐसी चीज है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। हमारे हाथ में ये मोबाइल जो है ये भी प्रौद्योगिकी का ही एक गैजेट है, एक उपकरण है। और हम इस तकनीकी से जुड़े हुए हैं, सबके पास पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा खास बात है आज के लिए। तो सभी को बधाई के साथ साथ देखिए ना बुआ कि प्रत्येक वर्ष जो है वो 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन अधिकारी गण भारत के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान देते हैं और इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। और 11 मई सन 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक साथी ने और विस्तार से इसको बताया है कि ये परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी इसी दिन उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये दिवस हमारी ताकत, कमजोरियों, लक्ष्य के विचार मंथन के लिए मनाया जाता है, जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें देश की दशा और दिशा का सही ज्ञान हो। और वैसे इन्होंने ये भी पहले ही लिखा था कि 11 मई के दिन ही भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। बिल्कुल। तो और ये दिवस जो है पहली बार 11 मई सन 1999 को मनाया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को याद करना है। और हर साल प्रौद्योगिक विकास बोर्ड भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। आज खास दिन है तो जाहिर है कि इसकी जो उपयोगिता है हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम में शुरू में ही कहा। और इस सुविधा से काम करने में समय कम लगता है। बहुत सारी वो चीज़ें भी हम कर लेते हैं जो हमने कभी सपने जिसके देखे थे या जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। और सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर देश में, हर जगह टेक्नोलॉजी को अपनाकर हर देश ने तरक्की की है और तरक्की की राह पर चल भी रहा है।
हम सब जो है टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, चाहे मोबाइल के रूप में हो, कंप्यूटर के रूप में हो, इंटरनेट जैसी सुविधा की बात हो, या अब ये तो बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है, लेकिन घड़ी हो, मतलब जो चीज़ साइकिल है, सब चीज़ टेक्नोलॉजी हमारे का है। आसपास यानी बुआ जितनी भी चीजें हैं हाँ, वो सब इसी तकनीक से जुड़ी हुई बिल्कुल। हैं। और हमारे देश को डिजिटल करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जान सकें और जागरूक हो सके। आज जो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पूरे विश्व से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा, व्यापार हो, संचार हो, या कार्यालय के काम हो, या बड़े बड़े कारखानों, मिलों आदि, यानी कि सभी के काम को सरल और संभव बनाने में इस तकनीकी के द्वारा ही ये संभव हो पाया है। हमारा देश और प्रगति करे, इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और आज टेक्नोलॉजी को समझने, मतलब कह सकते हैं ना कि सभी के लिए जरूरी है कि उसको समझें, उसके महत्व को समझें, और ये समझें कि हम जो चीज लिए हुए हैं वो है क्या, या किस चीज के विकास के कारण ये इस अस्तित्व में आई है। और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आविष्कार होते हैं जो हमारी सभ्यता को लाभ पहुंचाते हैं, प्रगति होती है, और भी हम आगे इसी तरह से प्रगति करते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज की दिवस की जो है बधाई देते हैं सभी को, है ना? बहुत बहुत बधाई के साथ अपनी इस तकनीकी के माध्यम से गीत की ओर बढ़ चलते हैं। बिल्कुल। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। तो बस इस प्यारे से गीत के साथ बुआ कुछ बताने वाली हैं आप ना? देखो ऐसा है कि जो लोग प्रौद्योगिकी के हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, जो लोग प्रौद्योगिकी को
व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है, अर्थात इंजीनियर। सभी आदिकाल से मानव तकनीक का प्रयोग करता आ रहा है और हर साल की अलग अलग थीम होती है। इस साल की थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण। ये है थीम इस बार की। जी। तो बिल्कुल सही बात है कि जब समग्र रूप से हम मिलकर काम करते हैं तो अलग दिशा मिलती है और अलग दृष्टिकोण से काम होता है और जाहिर है कि सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे ही जब घूमने हम जाते हैं और सब मिलकर जाते हैं तो उसका मजा है दुगना चौगुना हो जाता है ना। तो बुआ बस इस समय चलते हैं हम लोग सापुतारा हिल स्टेशन घुमाने, सबको लेके चलते हैं। सापुतारा गुजरात का बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये पश्चिमी घाटों में गुजरात के डोंग जिले में स्थित है। हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और झरनों के यहाँ पर अद्भुत नज़ारे हैं, पर्यटकों के मन को लुभा लेते हैं। ये हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 875 मीटर ऊंचा है और जो इको प्रेमियों, वन्य जीव उत्साही और एडवेंचर्स लवर्स के लिए स्वर्ग के समान है। और यहाँ के कई स्थल आप घूम सकते हैं, जैसे हटगढ़ का किला। ये सापुतारा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, गुजरात और महाराष्ट्र के किनारे पर स्थित है और ज़मीन से किले की ऊंचाई लगभग 3600 फीट है। किले तक पहुंचने का आसान तरीका ट्रैकिंग का रास्ता है। आप गंगा और जमुना के जलाशयों को देख सकते हैं। ये आसपास के गांवों के लिए पानी उपलब्ध कराता है। किले के ऊपर से पूरी घाटी और सुरगाना गांव का सुंदर दृश्य भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो भाई गुजरात के डांग जिले में जो ये स्थित है ना सापुतारा, यहाँ पर इसी नाम की झील भी है, यानी सापुतारा झील, जो हिल स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं। हरियाली से भरी इस झील में बोटिंग का अपना ही आनंद है। तो जाहिर है कि जो घूमने आता है वो बोटिंग भी करता है। बच्चों के लिए पार्क है, खेल के मैदान है, झील के पास बोटिंग क्लब है। यहाँ से पैडल बोट और सेल बोट के साथ रो बोट भी मिलती है। झील के किनारे जाहिर है खाने पीने की चीज़ें हैं, चाय आदि आप पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी। और जैसे घूमने की जगह जहाँ होती है, मतलब जब जाते हैं हम, ख़ास तौर से मानसून का दिन हो तो और मज़ा आ जाता है, क्योंकि अगर हरियाली वाली जगह है तो मानसून का जो दिन है वो घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पर सप्तशृंगी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं, मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। आर्टिस्ट विलेज की शानदार सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को देख सकते हैं। यहाँ के मूल निवासियों द्वारा बनी सुंदर कलाकृतियाँ, वारली पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, बांस शिल्प जैसी वस्तु भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बुआ इसको देखने के लिए स्कूल के बच्चे काफ़ी यहाँ पर आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ यहाँ का वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 23.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो सापुतारा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ घने नम पर्णपाती जंगल भी है। कुछ जंगल का हिस्सा जो है वो अंधेरों में पेड़ों से ढका रहता है। मतलब कि कितना घना वन होगा ना। बिल्कुल, जाने में बहुत मजा आएगा ना बुआ। सही बात है। और यहाँ पर भाई जंगल है तो जंगली जानवरों में बहुत सारे हैं, जैसे तेंदुआ है, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, सांभर, 4 सींग वाले मृग और कई प्रकार के सरीसृप और पंछियों की कई प्रजातियां भी यहाँ पर निवास करती हैं। और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान में फूलों के पौधों की करीब जो है ना 443 प्रजातियां हैं। जैसे इनमें है बांस, दूधकोड, काकड़, तिमरू, हम्ब, कलाम, मोदद, हल्दू, सीसम या जिसे शीशम भी कहते हैं शामिल है। और जंगल में कई आदिवासी परिवार अभी भी रहते हैं और अक्टूबर से मार्च का महीना घूमने के लिए सबसे अच्छा है। और गिरा वाटरफॉल जो सापुतारा से 50 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ बारिश के दिनों में बड़ा सुंदर नज़ारा हो जाता है। सूर्योदय पॉइंट की खूबसूरती और सूर्यास्त पॉइंट का दृश्य मन मोह लेता है। और इको पॉइंट भी है जहाँ पर आकर आप अपनी ही आवाज़ सुन सकते हैं, यानी कि जोर से वो चिल्लाते हैं ना पहाड़ों के पास जाकर के, बहुत अच्छा लगता है घाटियों में। और टेबल व्यू पॉइंट, यहाँ पर घुड़सवारी, ऊँट की सवारी, जिप लाइन, रोप वे, बाइक राइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। और यहाँ पर शहद मधुमक्खी सेंटर है जो इनसे जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो बहुत आराम से देख सकते हैं कि कैसे पाला जाए मधुमक्खी को, शहद कैसे निकाला जाता है, इसका पूरा सजीव सब कुछ देख सकते हैं, है ना, कि कैसे क्या होता है। और इसके साथ साथ फूलों का मज़ा ले सकते हैं, उसकी खुशबू का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ गार्डन है, गुलाब वाटिका, यहाँ पर सुंदर गुलाब देख सकते हैं। अब जब गुलाब देख सकते हैं तो गीत संगीत हो तो इसका भी मज़ा दुगना हो जाएगा ना जी।
उजियारा है रात और दिन। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है ओ साथी। तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। गहराए भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। गहराए भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर पर सजाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है ओ साथी। तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। कथा सुधा, कहानियों का दरिया। लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे। कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? अरे लग जाती तो अच्छा होता, और वैसे क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? अब तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सोचता ही नहीं। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में कथा सुधा। तो भाई अंत्याक्षरी जो है मेरा बचपन से लेकर अब तक का सबसे प्रिय खेल है। अब तुम ये मत सोचना बीच में ये कहाँ से टपक गया, ऐसा नहीं है। देखो हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको। और इसमें एक और बात भी छुपी हुई है, ये हमारे साथी बताएंगे। ये खेल इतना मनोरंजक है कि इससे मन ही नहीं भरता। मैं अपने मित्रों व बहन भाइयों के साथ ये खेल बचपन से खेलती आ रही हूँ, और मैं इस खेल में अपनी बेटी के सिवा किसी से नहीं हारी हूँ। तो भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। जी, हारी और अच्छी बात है कि अपनी बेटी से हारी, यानी कि बेटी भी तो ने भी आप ही से सीखा होगा। बिल्कुल। और आज जो है, आज अंताक्षरी का कौन सा रूप आप हमारे कार्यक्रम में देख रहे हैं, ये हमें बताइएगा। जी। क्या आपको हमारे गीतों में कुछ इस तरीके की बात नजर आ रही है? तो आप जरूर बताइएगा, है ना। हो सकता है कि इसमें भी कुछ अंताक्षरी चल रही हो। हाँ, ये भी सस्पेंस है ना। सस्पेंस है ना, लेकिन ऐसा मत करो, घूमने चल रहे हैं तो फिर आगे चलो। और कहाँ पर क्या दिखाने वाली हो मंजरी? बस बुआ, हम दिखाने वाले हैं नागेश्वर महादेव मंदिर। ये लेक व्यू गार्डन के पास है। यहाँ मंदिर को देख सकते हैं। स्टेप गार्डन से सनसेट पॉइंट से ये पहले पड़ता है, और घूमने के लिए यहाँ टिकट भी लगता है। सापुतारा संग्रहालय है, जिसमें आदिवासी कला और संस्कृति का पता चलता है। उनके संगीत, पोशाक, गहने और डांग क्षेत्र के पूर्व ऐतिहासिक उपकरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग बांस से वाद्य यंत्र बनाते हैं। बांस के मुखौटे पहनकर लोक नृत्य किया जाता है। शरीर पर टैटू बनाए
बनाए जाते हैं उसमें भी पेड़ों की आकृतियां बनी होती हैं बुआ। और टीक और बांस के जंगल यहाँ की कीमती संपदा है बुआ। सापुतारा का अर्थ जो है नागों का वास माना जाता है और ऐसी जगह नाग खूब प्रकार के जंगलों में देखे जा सकते हैं। होली के अवसर पर यहाँ के डांगी आदिवासी लोग सर्पगंगा नदी के तट पर इन नागों की पूजा भी करते हैं। नागेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के दिन बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी वनवास काल में लंबे समय तक यहाँ रहे हैं। और गर्मियों में सापुतारा का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। माने कि बहुत सुंदर रहता होगा ना? बहुत सुंदर बुआ। और मानसून के दौरान यहाँ फेस्टिवल 4 अगस्त से 3 सितंबर तक मनाया जाता है। उस वक्त कुदरत के लुभावने नज़ारों के साथ मनोहारी गीत, संगीत, लोक संस्कृति और एडवेंचर एक्टिविटी का भी मज़ा यहाँ उठा सकते हैं। और जो गुजरात का जो टूरिज्म द्वारा ये आयोजित किया जाता है, यानी जो उसका डिपार्टमेंट होता है, पर्यटन डिपार्टमेंट या मंत्रालय कह सकते हैं, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये चीजें आयोजित की जाती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब। तो सापुतारा हिल स्टेशन के लिए आप हवाई मार्ग चुन सकते हैं। करीबी एयरपोर्ट नासिक है, यहाँ से सापुतारा 70 किलोमीटर के लगभग है। और इसके अलावा सूरत एयरपोर्ट भी है जो इस हिल स्टेशन से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूरत और नासिक शहरों में बस जो है ना, वहाँ से आप बस, प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। और सापुतारा हिल स्टेशन का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन वाघई रेलवे स्टेशन है, जो सापुतारा से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। और सापुतारा का दूसरा करीबी स्टेशन बिलीमोरा भी है, जो 112 किलोमीटर पर है। और ये दोनों स्टेशन ही गुजरात राज्य में है। और आप महाराष्ट्र से जाना चाहते हैं तो नासिक से ट्रेन से जा सकते हैं। इसके अलावा कार व बाइक से भी जाया जा सकता है। अगस्त से सितंबर में जाने का बढ़िया महीना रहता है और हरी भरी धरती का वर्षा के बीच नज़ारा अद्भुत होता है। या आप दिसंबर से फरवरी की सर्दियों में भी जा सकते हैं। तो लगभग हमें लगता है कि कहीं के भी जा सकते हैं आप। ऐसा मौसम यहाँ पर हमेशा ऐसा रहता है कि आप कभी भी जा सकते हैं। अब जाएंगे तो भाई खाने पीने की भी बात कर लेना बहुत ज़रूरी है। खान पान जो है वो यहाँ पर स्थानीय व्यंजन के साथ साथ आप दक्षिण और उत्तर भारतीय व्यंजन का भी आनंद ले सकते हैं। शाकाहारी लोग भी यहाँ पर हैं तो जाहिर है शाकाहार ही व्यंजन भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ सामिश निरामिष दोनों तरीके के भोजन आपको मिलेंगे। और बहुत सारे लोग जो है ना कि साइकिल राइडिंग भी लेते हैं, तो अगर आपको आसपास घूमना हो तो आप साइकिल लेकर किराए पर और वो भी घूम सकते हैं। और यहाँ पर कपल राइड्स वाली साइकिल बड़ी देखने दो लोगों में के एक सुंदर संग, होती है। जी वो वाली रहती है। तो वो जो आप फिल्मों में अभी तक देखते थे वो जो है आप खुद चला सकते हैं यहाँ पर अगर आप आए तो। छोटे बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक राइड भी है, छोटे जो हैं वो भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जब आएंगे तभी तो बाकी चीजें पता लगेंगी, या जो भी आपको घूमेंगे वहाँ के है ना, वहाँ की चीजें खाएंगे तो उसका भी मजा ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बस इस हिल स्टेशन से घूमते हुए हम गीत की ओर बढ़ लेते हैं। दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है ना। दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। मस्ती में गाए दिल को लुभाए, कानों में मिश्री सी घोले।
ना उसका तो सजनी है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह हो शाम। बहकी बहकी चाल है उसकी, झूमे वो आवारा। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, किसकी तरफ है इशारा? बोलो किसकी तरफ है इशारा? या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल। उसका तो प्रीतम है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह हो शाम। ला 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 तो भाई देखिए, गाने सुनते सुनते अब हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी छुट्टी की सदुपयोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लेकिन उससे पहले सापुतारा के बारे में एक बात हमारी साथी ने लिखकर भेजा है। सर्दी अक्टूबर के महीने में शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। सर्दियों के दौरान तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा और बेहतरीन समय है, ये उच्चतम पीक टाइम है। पैराग्लाइडिंग उत्सव मनाने के लिए अधिकांश पर्यटक जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ आते हैं, जो यहाँ आयोजित होने वाला 26 दिवसीय उत्सव है। इस दौरान पर्यटक बाइकिंग, पैरासेलिंग, गो कार्टिंग और जॉर्बिंग कर सकते हैं। क्या बात है, कि बहुत आनंद ले सकते हैं सापुतारा के, यानी कि चलना ही है। बिल्कुल जाना चाहिए। और गर्मियों में तो जो खास मौसम है इस समय जाने का, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। और छुट्टियां भी हो जाती हैं तो भाई घूमना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन और घूमने के साथ साथ वहाँ जाकर ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ नई मिल रही है, या वहाँ पर संग्रहालय है तो कुछ किताबें भी होंगी। तो उस तरह की ऐतिहासिक किताबें अगर किसी के बारे में जानकारी है तो वो भी आप खरीद कर ला सकते हैं। बच्चों के लिए अगर कुछ रोचक कहानियों की मिल जाए तो वो भी ले आए, तो छुट्टी का सदुपयोग तो वैसे ही हो जाएगा। छुट्टी का सदुपयोग तो वैसे हो जाएगा, लेकिन छुट्टी का सदुपयोग अपने पेंडिंग काम खत्म करने, या मित्रों से जरूरी मुलाकात करके, या किसी का स्वास्थ्य पूछना हो तो जाकर, या नाश्ता बनाना हो, अगर वर्किंग हो तो घर के अधूरे काम करके, ये सब नहीं करे तो खाओ पियो और तान के चादर सो जाओ। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी जी। और तो मिलते हैं, लेते हैं एक अंतराल और फिर बातें करते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है बुआ आपका भी। और क्या बात है, देखिए संदेश आ गया है तो संदेश पढ़ लेते। खुश हो गई मंजरी, है ना? हाँ कि छुट्टी के दिन सबको इंतजार रहता है, खासकर बच्चों को, नौकरी पेशा लोगों को। क्यों ना हम अपने सारे काम पहले से निपटा कर रखें और छुट्टी का दिन अपने एंजॉय के लिए रखें, ना कि छुट्टी के दिन आराम से सोते रहें और जब उठे तो आगे का काम पीछे और पीछे का काम और आगे। हम एक प्रोग्राम बना के रखें, हमने जो काम करने हैं तो छुट्टी का दिन खुशी से, प्यार से, एंजॉय से बिता कर करें। तो बड़ी प्यारी। लेकिन काम कब करें?
काम वही तो ना आगे पीछे हो जाएगा। अरे काम लेकिन कब करेंगे अगर छुट्टी के दिन केवल जैसे इन्होंने कहा था चादर तान के सो जाए। हाँ तो ऐसा नहीं होता है। 4 छुट्टी में से 2 में आप चादर तान सकते हैं, 2 में आपको खींचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई और तान कर सोया है तो या तो ये तैयारी रखिए कि आप किसी और की चादर खींच सकें, उसको काम पर लगा दीजिए, तब आप आराम कर सकते हैं। क्योंकि भाई हमारे साथी ने लिखा है छुट्टी या अवकाश हमको नई ऊर्जा स्फूर्ति बढ़ाने के लिए अवश्य होता है। मन मस्तिष्क में नवीन ऊर्जा का संचालन होता है। छुट्टियों में मनुष्य अपनी दिनचर्या से हटकर अपने आत्म विकास हेतु कार्य करता है। तनाव थकान से चूर हो गए व्यक्ति को अवकाश की जीवनदायिनी शक्ति देता है। कुछ लोग बागवानी में ध्यान देते हैं, कुछ लोग घर की साज सज्जा में, कुछ पर्यटन का आनंद लेते हैं। और वहीं छुट्टी का सदुपयोग यानी छुट्टी, ये लिखते हैं कि वह एक सुखद एहसास। एक बात विज्ञान भी नहीं बता सकता, काम वाले दिन सुबह नींद क्यों आती है और छुट्टी वाले दिन नींद जल्दी क्यों खुल जाती है। इन्होंने हंसते हुए 2 बना दिए हैं। तो वाकई ये बात तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से हम काम की सोचते हैं तो नींद आने लग जाती है ना। जैसे कहते हैं ना, पढ़ने के समय चलेंगे तो फिर नींद आने लगेगी, तुरंत आ जाती है, और जैसे परीक्षाएं खत्म होती हैं तो नींद भी उसी के संग खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें तो भाई छुट्टियों में अपने कामों को करना है, कुछ छुट्टी का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। तो ऐसा? जी। क्योंकि हमारा आराम कब करेंगे, मस्ती कब मारेंगे, ये बताओ। तो जब काम कर लेंगे, थोड़ा सा थक जाएंगे ना, उसके बाद तब सो जाएंगे, तब आराम करेंगे, म्यूजिक सुन ले, संगीत सुन ले। तो फिर नहीं, तब तो वो एंजॉयमेंट नहीं होता है। फिर क्या करेंगे? तो वही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे। तुमने कहा नहीं छुट्टी के दिन काम ही करो। नहीं, ये तो गलत बात है ना। काम भी करेंगे और आराम भी करेंगे, दोनों चीज एक संग नहीं हो सकती मंजरी, कैसे हो सकती है? तो देखो हमारे साथी ने क्या कि 4 दिन में 1 दिन 2 दिन नहीं, किसी और से काम करवाने का गुण आना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है, वो सीखो पहले, तब होगा। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं, निस्संदेह छुट्टियां सभी के लिए अनिवार्य है। छुट्टियों में मनुष्य अपनी सामान्य दिनचर्या से हटकर वो काम करता है जिससे उसका आत्मविकास संभव है। देशाटन आदि से उसे नए नए स्थलों व लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके मन मस्तिष्क में नवीन चेतना व स्फूर्ति का संचार होता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता अन्य लोगों की तुलना में बढ़ जाती है। अन्य छुट्टियां चाहे दीर्घावधि की हो या अल्पावधि की, इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। तो भाई छुट्टी तो बहुत उपयोगी है, ये बात बिल्कुल सही है। और जब जैसे कि कोई काम करने वाली महिला है या पुरुष है, जब उनको छुट्टी मिलती है तो महिलाएं ज्यादातर सोचती हैं कि भाई हम जो अपने घर के जो पेंडिंग उनके काम हैं उनको हम कर ले। जैसे टाइम मिला तो हम चलिए कपड़ा सलवार कुर्ता ही काट कर सिल लेते, जिन्हें शौक है। या किसी को लगता है कि चलो आज रसोई घर के पूरे डिब्बों की सफाई कर दिया जाए, जो मतलब काफी समय से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से भी हम छुट्टी के दिन में वो एक दिन ले सकते हैं अपना, उस दिन वो काम निपटाया जा सकता है। और जैसे बागवानी की बात है तो आप नए नए प्लांट्स भी ला सकते हैं और उसमें मतलब काम बढ़ा लें अपना। हाँ, थोड़ा तो मतलब जो नहीं ध्यान दे पा रहे लगातार, तो एक छुट्टी के दिन तो कम से कम ये कर सकते हैं। और छुट्टी के दिन का सदुपयोग एक और होता है बुआ कि कई बार क्या होता है, बहुत सी चीजें घर में अतिरिक्त इकट्ठी हो जाती हैं। तो या खाली बोतलें इकट्ठी हो जाएंगी, कुछ डिब्बे इकट्ठे हो गए, तो आप उनको भी निकाल सकते हैं। क्योंकि वो दिन मिला है तो आप थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देंगे तो आपका घर का कोना भी, अलमारी भी, वो भी साफ सुथरी सुंदर सी देखने में लगेगी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और बुआ कपड़ों का कुछ काम तो देखो, कर सकते हैं। वो तो है ही, काम तो बहुत सारे हैं। अब ये तो वही वाली बात है कि आप छुट्टी का इंतजार करते हैं या इन कामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके और छुट्टी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, ये जैसे तुमने जितने भी बताए उनको हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपके प्रतिदिन के जो भी काम है उसमें आप एक सफाई की अगर बात आती है तो एक साप्ताहिक होती है, एक 15 दिन पे होती है, एक महीने में होती है, एक 6 महीने पर होती है। तो उन सब के लिए उसी में समय निकालें। हाँ, लेकिन बैंक आदि के जो काम होते हैं वो तो कार्यावधि में ही हो सकते हैं। जो कार्य का समय है, कार्यालय का समय है, तो उसके लिए आप कुछ भी मतलब गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि आप उसमें आलस से दिखाएं। लेकिन अगर आपको सच में आराम करना है या केवल मस्ती मारना है तो जाहिर है कि आप इन सब कामों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लीजिए। और फिर इन सब के लिए आपको छुट्टी जो है बर्बाद तो नहीं कह सकते, हाँ छुट्टी में इसको नहीं करना पड़ेगा। और बुआ एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बिल वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट कागजात हैं। मतलब तुम काम ढूंढ रही हो कि छुट्टी के दिन क्या क्या करना चाहिए, ऐसा बता रही हो? नहीं करते वो कर ले, ढूंढ ले, है ना? ये ढूंढ के काम ला रही है। और हम कह रहे हैं कि भाई ये काम जो है आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। और हम तो यही कहेंगे भैया आराम करें, क्योंकि घूमना उमना जाना रहता है तो ठीक रहता है। और गीत भी सुन ले। हाँ, गीत सुनवा दो, तब तो अच्छा है, तब तो काम और तेजी से हो जाएगा। जी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे तो भाई लिखे जो खत तुझे, यानी कि भाई अंताक्षरी तो ऐसे खेलते हैं कि जो आखिरी का शब्द आता है तो उससे फिर अगला गाना आ जाता है ना। बिल्कुल सही बात तो है। अब एक संदेश में लिखती हैं कि वो दिन याद आते हैं जब हम अंताक्षरी पिकनिक पर जाते थे। सारी सखियां खेलती थी, मतलब पिकनिक पर अंताक्षरी खेली जाती थी और पुराने गानों का जवाब नहीं था। आज भी खेलते हैं घर के सारे मेंबर, लेकिन गाने हम पुराने गाते हैं, बच्चे नए गाने गाते हैं, बड़ा मजा आता है। टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं तो रास्ता इसी तरह कटता है। क्या बात है, क्या बात है। यानी तीर्थ यात्रा पर तो एक अंताक्षरी ऐसे भी खेल सकते हैं ना कि भजन जिस अक्षर से शुरू किया तो आखिरी अक्षर से फिर दूसरा भजन। बिल्कुल, तो कितना बहुत मजा सारे लोग खेलते ही हैं, हम लोग भी खेलते थे और उसका आनंद अलग होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सब आपके बचपन वाले मित्र हों और वो गाने जो आपने बचपन में साथ में गाए हैं एक साथ, या प्रार्थना वो गाई है, तभी मिल पाता है। वैसे बहुत सारे लोग हमारे साथी ने अपनी अपनी बातें साझा की हैं। लिखा है कि गर्मी की दोपहरिया, स्कूल का खाली पीरियड,
ट्रेन यात्रा और सबसे मज़ा शादी वाला घर में अंताक्षरी खेलना। अंताक्षरी तो खेलते ही रहते थे, पर एक बड़ी अच्छी याद है, घर के बड़े शादी में चले गए, हम सिर्फ 4-5 भाई बहन और एक हमारा हम उम्र सेवक घर में रह गए। घर के सारे हमारा हम उम्र सेवक घर में जब रह गए तो ग्रिल दरवाजे बंद थे, अकेले, और रात मतलब डरावनी थी। हम भाई बहन हमारा सेवक अंताक्षरी खेलने लगे। गाना और कविताओं से हमारा अंताक्षरी प्रोग्राम चल रहा था। सेवक एक शब्द पर आकर अटक गया। अच्छा। उसे गाना नहीं याद आ रहा था। तब भैया ने कहा, अरे उससे मिलता जुलता कुछ भी बोलो। उसे जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दैया रे दैया, माई रे माई, काट खाया सपवा, इतनी जोर से चिल्लाया और एक्टिंग करके गाने लगा, ऐसे जैसे लगा कि वो दुख से चिल्ला रहा है। और हमारे बगल के पड़ोसी अहाते की दीवार के पास आकर चिल्लाने लगे, क्या हो गया, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तो हम सब ने चुप्पी साध ली, एक शब्द भी नहीं बोले। गेट दरवाजा तो बाहर से लॉक था ही। हमारा अंताक्षरी प्रोग्राम बंद हो गया और हम सब धीरे धीरे मुंह दबाकर हंसते रहे, पर हमें लग रहा था कि सुबह तो ये जरूर कुछ कहेंगे। सुबह में उन्होंने जब हमारे गार्जियन को बताया, हमने उन्हें सही नहीं बताया, सेवक नींद में डर गया था इसलिए वो चिल्लाया था, हमने उनको यही बताया। हमें आज भी वो बात याद आती है तो मन में बहुत हंसी आती है। अब तो अंताक्षरी ऐसा कोई प्रोग्राम ही कहीं नहीं होता, बस गाना बज गया और सभी थिरकने लगते हैं ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात इन्होंने साझा करी है। और इसी तरह एक सखी और लिखते हैं कि अभी पिछले रविवार को हम सब स्कूल के मित्रों से मिले, तब हमने अंताक्षरी खेली थी। जब भी कभी कहीं भी परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो हम ज़रूर खेलते हैं, सफ़र आसान हो जाता है। हम अपनी नानी के घर भी सब बच्चे मिलकर रात में, दोपहर में, गर्मी में ज़रूर खेलते थे। एक दूसरे की टीम को हराना, कभी हंडी चढ़ाना, कभी रूठना, भाई बहन से बहुत ही मज़ेदार होता था सब। अभी भी मज़ा ही आता है, यानी जब भी अंताक्षरी होती तो मज़ा तो आता ही आता है। और जब भी वो आता था ना कि खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, है तो लेकर हरि का नाम। तो जब माँ आता था तो बुआ आपको याद होगा सबसे पहला गाना होता था मौसम है आशिकाना। हाँ, ये भी होता था। फिर बाद में जब ये फिल्म आ गई तो फिर माई ने माए मुंडेर पर तेरे बोल रहा है कागा, ये होता था। बाद में ये गाना लोकप्रिय हो गया। हाँ, और इसके साथ साथ कभी कभी किसी को आपस में झगड़ा होता था, किसी बात से मनमुटाव हो जाता तो वही गाता था मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मतलब बीच से ही कूद जाते थे। ये बात है, कुछ लोग इस पर बहुत ज्यादा लड़ाई भी करते थे कि नहीं ये गाना तो डिंग डोंग से शुरू है। कभी कभी कहते थे नहीं ला 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 ला, इससे याद है वो वाला जो गाना था ना, मेरे अंगने में तुम्हारा, तो कहते नहीं माँ से इससे नहीं होगा, ला 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 ला, वो कहते थे नहीं इससे शुरू होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी, आपने भी ला 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 किया तो एकदम वही टोन पकड़ ली थी। तो वही है ना, तो वही तो करना पड़ेगा। ऐसी बात हमारी साथी लिख रही है कि अंताक्षरी का नाम सुनते ही पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब छत पर सब लोग खाट डालकर सोते थे, तारे देखते हुए अंताक्षरी खेला करते थे। कुछ गाने तो काफी प्रचलित हुआ करते थे, झ से झिलमिल सितारों का आंगन होगा, म से मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने, और या मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नानी तेरी मोरनी को। उन दिनों मनोरंजन के अधिक साधन नहीं होते थे, शादी हुए या जन्मदिन सभी इकट्ठा होते तो बस गाने का दौर शुरू हो जाता था। आज भी ये सिलसिला जारी है, बस तकनीकी युग में हम कैरियोके या ये सब लिख रहे हैं कि यूट्यूब जैसा तोहफा मिल गया है जिससे अंताक्षरी में 4 चांद लग गए हैं। तो बुआ बस तकनीकी से बस इनके गाने की लाइन सुना देते। बिल्कुल। आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन
रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आंखों से, तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी। देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तो भाई सावन तो होगा, लेकिन ग पर चूंकि ये गीत खत्म हो रहा है, तो साथियों अब हम आपको बता दें कि अगला गीत जो हमारा होगा बातों के बाद, वो ग से शुरू होगा, क्योंकि इसके पहले जो कौन सा गाना हमने बजाया था, इसके पहले लिखे जो खत तुझे, हाँ जी, तो झ पे खत्म हुआ था, इसलिए हमने ये गीत सुनवाया, झिलमिल सितारों का। तो एक अंताक्षरी हमारे साथ साथ चल रही है और आप उसका पूरा मजा ले रहे हैं, और इसीलिए तो हमारे साथी ये याद कर रहे हैं कि र आने पर रमैया वस्तावैया गाते थे, और ऐसे ही ये लिख रहे हैं कि म से कौन सा गाना गाते थे। तो मतलब सबकी यादें ताजा हो गई हैं। बुआ गा पे तो ये गाना बता सकते हैं ना कि
अपनी समझ से कि कौन सा हम बजाएंगे, है ना? ऐसा? तो ये भी तो अंताक्षरी हुई ना। हाँ बिल्कुल, चल ही रही है। और वैसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं, माँ पर मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में ऐ कविता, ये गाना याद आता है, मेरा नाम है चमेली, क्या बात शुरू होता है। तो ऐसे बहुत सारे गाने जो हैं हम सबको याद आ जाते हैं कि किससे कौन सा गाना गाया जाएगा, है ना? जी। और एक संदेश है कि पिकनिक पर जाते समय सफर चाहे जितना लंबा हो, बोरियत को दूर करने के लिए अंताक्षरी खेली ही जाती थी और हमने भी इसका भरपूर आनंद लिया। लेकिन मैं संकोची होने के कारण गाती तो नहीं थी, लेकिन दोनों टीमों में मुझे लेने की होड़ रहती थी क्योंकि मुझे गाने बहुत याद थे और मैं उन्हें गाने तुरंत बता देती थी और वो गा भी देते थे। जिधर रहती वो टीम जीत जाती थी। क्या बात है। मतलब अलग ही हिसाब था, है ना? हाँ बिल्कुल जी। और एक संदेश और है कि अंताक्षरी से बचपन याद आ गया। मैं छोटा था, मुझसे बड़ी 3 बहनें थी, वो लोग अक्सर अंताक्षरी खेलती थी। तो मेरी इन तीनों बहनों से एक बहन जो फिल्मी गीत, लोक भजन वगैरह ज़्यादा याद रहते थे और 2 बहन को कम याद रहते थे। कि यानी कि बस जिसको ज़्यादा याद है तो भाई वो तो जीत ही जाएगा और उसको सब लोग अपनी टीम में लेने की सोचते भी है। बिल्कुल। वैसे हमारे साथी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं और वैसे ही ये भी दे रहे हैं कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उस आंगन में विविध भारती बजता होगा, सभी सखी सहेली सुन रहे होंगे जिसमें अंताक्षरी की बातें सुनते हुए साथ ये गीत गुनगुनाते होंगे। बिल्कुल। और बुआ जो अंताक्षरी अगर खेलनी है तो भाई दोहों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है और खेलना भी चाहिए। कभी कभी तो हम सब हार जाते थे तो ह जो होता था, हाँ बहुत बार आता है लगभग सब गानों में। तो हाँ के बाद हम लोग कहते थे हाहाकार मचाकर बंदर कूद गया लंका के अंदर। तो ये हम लोग कई तरह से बताते थे, है ना? हे राम तुम्हारे कहने से मैं लंकापुर को जाता हूँ, आने जाने की देर नहीं सीता का पता लगाता हूँ। उसमें हे लगा देते थे बस, हे राम के पहले, मतलब राम के पहले। तो कुछ इस तरीके की उसमें बहुत क्रिएटिविटी भी होती थी। लेकिन बहुत सारे और भी दोहे याद आ रहे हैं ना। जैसे माँ से होता था तो मलिन आवत दे के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। कली हमारी बार। और र पर आया तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। यानी या से आया। तो यह तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दियो जो गुर मिले तो भी सस्ता जान, यानी ना से आया। नींद नाशनी मौत की उठी कबीरा आग, और रसायन छाड़ी के राम रसायन लाग। तो भाई राम रसायन याद करते रहे। ये रसना जो है से आ गया बुआ, आ गया ना, यहाँ पर भी ग से आ गया। तो यानी कि जो हमारा गीत खत्म हुआ था वो भी ग से और ये हमारा दोहा भी ग पर खत्म हो रहा है। तो अब ग से ही गीत सुनाना पड़ेगा मंजरी जी। क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा? सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा।
तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में, दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा, एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तो भाई बहुत सारे हमारे साथियों को बहुत सारे गीत याद आ गए, बहुत सारे किस्से याद आ गए। ऐसे ही लिखा है, बहुत मजेदार विषय लिया है आज। अंताक्षरी मेरे जीवन की घटना याद आ गई। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में अंताक्षरी का कंपटीशन था। एक तरफ लड़कियों की टीम थी, दूसरी तरफ हम लड़कों की टीम। खूब उत्साह था। वैसे मंजरी ऐसा है ना, इसमें बहुत सारी बातें गानों के माध्यम से कह दी जाती हाँ, है, दिल की हाल शादी वादी भी तय हो जाती है। हमें लगता है कहीं इनकी भी तो नहीं हो गई। इन्होंने लिखा है कि आखिरी पॉइंट पर हाँ मामला अटका था, लड़कियों पर हाँ अक्षर आया, उन्होंने गाया हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हमने आखिरी शब्द पकड़ते हुए नहले पर दहला मारा, शब्द आया था स। हमने गीत गाया सजन रे झूठ मत बोलो, पूरा हॉल सीटियों से गूंज उठा और हम जीत गए। क्या बात तो है। भाई बहुत बढ़िया बात है। अंताक्षरी खेलते खेलते दिल भी एक दूसरे को दे दिया जाता था। और वो समय देखिए, दिल तो दे दिया जाता था, लेकिन अब समय तो बचा नहीं है। तो बस सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।